ज्वालामुखियों की स्थिति को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक ज्वालामुखी क्या होता है, एक ज्वालामुखी क्षेत्र क्या होता है, इसके परिणाम क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है, एक भूगर्भीय घटना है। कहने का अर्थ ये है कि जिस भूमि पे हम रहते हैं, उस भूमि के नीचे उसका एक गर्भ भी है। आपको पता है कि जो भूमि है वो कई परतों से मिलकर बनी हुई है। तो जो सबसे नीचे की परत होती है उसको आप कहते हो गर्भ, भूमि का गर्भ। तो भूमि के में घटने वाली घटना को ही भूगर्भीय घटना कहा जाता है। तो ज्वालामुखी भी वही घटना है। तो सवाल ये उठता है कि ये कहाँ कैसे घटती है, एक ज्वालामुखी कैसे फूटता है। इसको समझने के लिए आपको ज्वालामुखी की संरचना को समझना पड़ेगा। देखिए, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है जिस पे हम रहते हैं वो काफी हद तक नीचे, आप कुछ सतहों के नीचे जाओगे तो वो भी काफी ठोस होंगी। लेकिन जैसे जैसे आप केंद्र की तरफ बढ़ोगे वहां आपको मिलेगा मैग्मा। मैग्मा बोले तो लावा। होता यह है कि अंदर बहुत सी चट्टानें, पानी, लिक्विड या फिर गैसेस, ये सारी मिलकर के मैग्मा का निर्माण करती हैं, लावा का निर्माण करती हैं। इसमें आपको कई तरीके के खनिज मिल जाएंगे, कई तरीके के मेटल मिल जाएंगे, नॉन मेटल मिल जाएंगे। ये सारी चीजें मिलके मैग्मा का निर्माण करती है। तो धरती के नीचे होता है एक मैग्मा चैम्बर। इस मैग्मा चैम्बर के अंदर लगातार गर्मी बढ़ती जाती है। अब जाहिर सी बात है, अंदर मैग्मा बन रहा है, लावा बन रहा है, तो गर्मी तो बढ़ती ही जाएगी। अब आपको पता है कि अंदर अगर गर्मी बढ़ती जाएगी तो एक ना एक दिन तो पृथ्वी को फटना ही पड़ेगा। तो पृथ्वी को ज्यादा नुकसान ना हो इसके लिए प्रकृति ने एक व्यवस्था कर रखी है, और वही व्यवस्था है ज्वालामुखी। होता ये है कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती हैं उनमें ये एक नाली का निर्माण करती है। नाली समझते हो ना, एक छोटा सा रास्ता। उस छोटा और गर्मी बाहर निकल जाती है। तो समझ लो कि वो नाली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही वो गर्मी निकलती है तो अंदर गर्मी कम हो जाती है और बाकी जो पृथ्वी है वो सेफ हो जाती है। इस नाली से जो मैग्मा बाहर आता है, लावा बाहर आता है, वो इस नाली के आसपास जम जाता है, और जमने के कारण एक शंकु आकार का निर्माण हो जाता है जिसे आप ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी को बचाने के लिए ही प्रकृति ने ज्वालामुखी की व्यवस्था कर रखी है। तो इन गतिविधियों के आधार पे, मतलब ज्वालामुखियों के फटने के आधार पे ही आप ज्वालामुखियों को तीन प्रकारों में बांट सकते हो। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि वो ज्वालामुखी जो वर्तमान में फट रहा है या फिर निकट भविष्य में फटने की संभावना है। क्योंकि हमें पता चल जाता है आजकल की धरती के कौन से हिस्से में गर्मी ज्यादा जमा हो रही है, तो हमें पता चल जाता है कि ये ज्वालामुखी जो है फटने वाला है। दूसरा टाइप होता है निष्क्रिय ज्वालामुखी, यानी कि वो ज्वालामुखी जो अतीत में फट चुका है और अब शांत है, और भविष्य में भी फटने की कोई संभावना नहीं। क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इस ज्वालामुखी के नीचे उतनी गर्मी नहीं हो रही है, तो ये नहीं फटने वाला है। तो उसको आप क्या कहोगे? निष्क्रिय ज्वालामुखी। और एक होता है सुप्त ज्वालामुखी, यानी कि ये ज्वालामुखी लंबे समय से शांत है लेकिन भविष्य में फिर से फट सकते हैं, तो उसको सुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तो गतिविधि के आधार पे तीन टाइप के ज्वालामुखी हो जाते हैं, एक सक्रिय, एक निष्क्रिय और एक सुप्त ज्वालामुखी, याद रखना। अब ज्वालामुखी समझ में आ गया है तो ज्वालामुखी क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां तक ज्वालामुखी का प्रभाव पड़ता है या फिर ज्वालामुखी की गतिविधि का प्रभाव पड़ता है। होता क्या है, इस बात को समझो कि मान लीजिए कि कोई ज्वालामुखी है, उसके नीचे बहुत सी गर्मी हो गई है और आपको पता है कि वो फटने वाला है। अगर वो फटेगा तो जाहिर सी बात है, फटने के दौरान वो कंपन क्रिएट करेगा। कंपन जब होगा ना, तो उस कंपन से भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि बहुत हल्के भूकंप के झटके आपको लगते हैं। इसका अर्थ ये है कि बहुत दूर कहीं गतिविधि हुई है, लेकिन इतना दूर गतिविधि होने के कारण भी यहाँ तक झटके आ गए। तो अगर सोचो कि उस क्षेत्र में कोई रह रहा होगा तो उसका क्या हाल होगा। तो वो क्षेत्र अपने आप खतरे की घंटी बन जाता है। तो ज्वालामुखी क्षेत्र जो है वो भूकंप के लिहाज से बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसके अलावा एक खतरा है सुनामी का। होता क्या है कि जो हमारा समुद्र है उसके अंदर भी बहुत से ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और कभी कभी कोई बड़ा ज्वालामुखी फटता है तो इसकी वजह से समुद्र के अंदर बहुत उछाल आ जाता है। या फिर अगर कोई ज्वालामुखी वैसे ही फट जाए जमीन की सतह पर, और मान लीजिए कि उसके आसपास कोई झील है जो कि ऊंचाई पर है, तो उस झील का पानी अपने आप बाहर निकल सकता है और वो जो है शहरों को डुबो सकता है। तो ज्वालामुखी का कंपन जो है वो सुनामी लाने के लिए भी समर्थ है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलता है, वो लावा जो है वो आसपास के क्षेत्रों को वैसे ही नष्ट कर देता है। जो राख उसमें से निकलती है वो वायुमंडल में वैसे ही फैल जाती है और फसलों और इमारतों को बर्बाद कर देती है। इसके अलावा
ज्वालामुखी से गैसें भी बाहर निकलती है, जहरीली गैसें। वो वायुमंडल के लिए, मनुष्य के लिए, पेड़-पौधों के लिए, जानवरों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो वो भी खतरनाक हो जाती है। तो एक ज्वालामुखी के खतरे बहुत है, भूकंप, सुनामी, राख, लावा, गैस, इस तरीके के कई सारे खतरे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ज्वालामुखी सिर्फ नुकसान ही पहुंचाता है? प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी को एक रचनात्मक बल या फिर सुरक्षा बल कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जो पृथ्वी है, अगर उसके अंदर गर्मी बढ़ती चली जाएगी, तो इसके और भी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। उन परिणामों से बचने का सही तरीका यही है कि गर्मी को बाहर निकाला जाए। अब हम कैसे निकाल सकते हैं गर्मी को बाहर? प्रकृति ही निकाल सकती है। तो प्रकृति अपने तरीके से बाहर निकालती है गर्मी को। आपका काम ये है कि आप ज्वालामुखी क्षेत्र से दूर रहो तो आप सेफ रहो। तो इसका मतलब ज्वालामुखी एक प्राकृतिक तरीका हो जाता है पृथ्वी के अंदर के दबाव को कम करने का। इसके अलावा जब भी ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी की सतह को एक नया स्वरूप दे देता है। अगर ज्वालामुखी फटा है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो बदल जाएगा, उसकी स्थलाकृति बदल जाएगी। यानी कि उसकी वजह से जो मैग्मा, जो लावा बाहर निकलेगा, उससे बहुत से पठार बन जाएंगे, पर्वत बन जाएंगे। इसके अलावा जब भी वो फटता है तो उसमें से कई सारे खनिज पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। ये वो खनिज पदार्थ होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। आपको पता है कि काली मिट्टी के लिए इम्पोर्टेंट खनिज है जो ज्वालामुखी के अंदर पाया जाता है, तो उसकी वजह से उपजाऊपन बढ़ता है। इसके अलावा जहाँ भी ज्वालामुखी फटता है, उसके आसपास गर्म पानी के झरने निकलते हैं, ऊर्जा के स्रोत निकलते हैं, जिसे आप भूतापीय ऊर्जा कहते हो, और उसी से हम बिजली भी बनाते हैं। तो इसका मतलब ऊर्जा की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से, उपजाऊपन की दृष्टि से ज्वालामुखी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राकृतिक घटना है। और ये होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो है वो पृथ्वी का दबाव अपने आप ही कम करती है। अगर दबाव कम नहीं होगा तो पृथ्वी में और नुकसान होना तय है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के ज्वालामुखियों की स्थिति के बारे में, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, भारत में बहुत ज्यादा ज्वालामुखी क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन कुछ एक हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका आकार वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा आकार है, लेकिन ये नियमित रूप से फटता रहता है, तो ये काफ़ी खतरनाक है, सक्रिय ज्वालामुखी है, तो यहाँ जाने के लिए लोगों को रोका जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इस ज्वालामुखी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे गतिविधियों का अध्ययन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है, बैरन द्वीप, आपको याद रखना है। इसके बाद एक और ज्वालामुखी है जो कि है नारकोंडम। नारकोंडम जो है वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। इसका भी एक लंबा इतिहास है कि ये कई बार फट चुका है पहले, लेकिन आज की तारीख में ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है। मतलब इसके फटने की संभावना बहुत ही कम है। चूंकि ये बहुत बार फट चुका है, इस वजह से इसके आसपास मिट्टी है, पठार हैं, पहाड़ हैं, और ये काफी सारे वन्य जीवों का घर है। तो इसका मतलब वन्य जीवों के लिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, और इसी वजह से इसको संरक्षित करने का प्रयास भी जारी है कि इसका संरक्षण किया जाए, ताकि ये एक अच्छी साइट बन सके। तो नारकोंडम को भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आपका बारातांग। बारातांग भी जो है वो अंडमान द्वीप के अंदर मौजूद है। ये भी अपने छोटे-छोटे ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है, जिसमें से गैस बाहर निकलती है। कीचड़ और गैस के छोटे-छोटे ज्वालामुखी हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहले ज्वालामुखी के फटने की वजह से चूना पत्थर की गुफाएं भी बहुत सारी देखने को मिलती हैं, और साथ ही कई सारे घने जंगल यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब पर्यटन और वैज्ञानिक अध्ययन दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है आपका बारातांग ज्वालामुखी। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आता है डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, जो भारत के पश्चिमी हिस्से में महाराष्ट्र में मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लाखों साल पहले ज्वालामुखी के विस्फोटों से जो लावा बाहर निकला था, उसी की वजह से पठार बने हैं, और उन पठारों के अंदर बहुत से जंगल पाए जाते हैं, जहाँ पे समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। मतलब कई तरीके के जानवर पाए जाते हैं, और कई तरीके के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, और साथ ही कृषि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है दक्कन ट्रैप। तो इसे आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद आती है धिनोधर पहाड़ी। इसका नाम आपने सुना होगा। गुजरात में स्थित एक प्राचीन ज्वालामुखी है, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि धिनोधर पहाड़ी का धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हिंदुओं के लिए ये इम्पोर्टेंट माना जाता है, और साथ ही आज की तारीख में ट्रैकिंग के लिए बहुत ही लोकप्रिय स्थान बन गया है।
तो धिनोधर पहाड़ी को भी आपको याद रखना है, ये एक प्राचीन ज्वालामुखी। और आखिर में आती है ढोसी पहाड़ी जो कि हरियाणा और उत्तरी राजस्थान की सीमा पर स्थित है। मैं आपको बता दूं कि इसका भी धार्मिक महत्व हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। कई सारी पौराणिक कथाएं जो हैं वो इस पहाड़ी से जुड़ी हुई हैं और पर्यटन के लिए आज की तारीख में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ये दोनों ही प्राचीन ज्वालामुखी हो जाते हैं, धिनोधर पहाड़ी और ढोसी पहाड़ी। तो दोनों को आपको याद रखना है। तो इस तरीके से भारत के लगभग प्रमुख 6 ज्वालामुखी हो जाते हैं जो आपको याद रखने हैं और साथ ही ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्षेत्र के बारे में मैंने जो आपको बताया है, वो भी आपको याद रखना है।